दोस्तों आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 49 का पार्ट 5। ठीक है, इसमें सर अब तक आपने देखा कि 4 पार्ट तक सर हमने आपको ये वाला फॉर्मेट को समझाया था। ठीक है सर, आपको ध्यान रखना है बस कि ये जितना फॉर्मेट का ये जो अमाउंट है ना, ये खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर गिवन नहीं हो तो कोई बात नहीं, जैसे मैक्सिमम टाइम सर ये वाला अमाउंट गिवन नहीं होता। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, बट आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि यार ये जो अमाउंट है ये सब फिल होना चाहिए। ठीक है, ये इसके ऊपर फिल लोड यहाँ पर साइड में होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ अगर अवेलेबल हो क्वेश्चन में तो ये अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए। ऐसा कोई एक्सपेंसेस हो जो कि अवेलेबल हो तो लिख दीजिए। यहाँ पर सर कैश रेमिटेंस ये ध्यान रखिएगा, ये सर आपको कैलकुलेट करके लाना पड़ता है वही ब्रांच का जो आप कैश अकाउंट बनाओगे वहाँ से सर। ठीक है, ये आगे का बात है, अभी हम थोड़ा सा सर आपको बता रहे हैं बस। ठीक है, ये दोनों तो खैर बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, यहाँ पर सर अमाउंट कुछ हो तो लिख दीजिए, यहाँ पर अमाउंट कुछ हो तो लिख दीजिए। ये सर एक फॉर्मेट है ठीक है ब्रांच अकाउंट का, और इस फॉर्मेट को आपको बस ध्यान रख के, इस फॉर्मेट को ध्यान में रख के बस पुट करना है। ठीक है, तो चलिए सर अब तक आप देखिए, हम सर ये वाला डिस्कशन कर रहे थे, इसमें हमने पार्ट 1 आपको अच्छे से समझा दिया। पार्ट 3 तो सर ये सिंपल है, पार्ट 2 भी समझाया था, बट उसका सर लॉजिक बताते हैं कि ऐसा क्यों और काहे को सर ऐसा करेंगे, अपन काहे को ऐसा ना क्यों लिखते हैं, ये भी डिस्कस करते हूँ सर जी। तो देखिए पार्ट 2 का लॉजिक। ठीक है सर, लॉजिक क्या है कि इफ़ स्टॉक एंड डेटर मेथड से अगर आप सर कंपेयर करके देखिए। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर सर हेड ऑफिस को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मान लीजिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा जब हेड ऑफिस। ठीक है सर, तो मान लीजिए क्योंकि जब सर ये हेड ऑफिस जब जाएगा लोन लेने या आउटसाइडर जो पार्टीज़ है इसका, ठीक है, जो यूज़र्स है, तो वो लोग कहेगा कि भाई आपको आप अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिखाइए तब हम आपका शेयर खरीदेंगे, या फिर इस टाइप का कुछ भी। ठीक है, शेयर खरीदेंगे या फिर डिबेंचर वगैरह, आपको डिबेंचर के रूप में आपको पैसा वगैरह देंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है सर, तो उस कंडीशन में इसको हेड ऑफिस को ये बनाना कंपलसरी है। ठीक है, मतलब क्या बनाना सर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी होगा हेड ऑफिस को। ठीक है सर, ओके। क्योंकि ये सर हमेशा मान लीजिए ईयर एंड पर उसको ये काम करना पड़ता होगा, ताकि इस टाइप का डिसीजन वगैरह बैंक से मान लीजिए लोन चाहिए तो बोलेगा कि ठीक है भाई आप अपना ब्रांच वगैरह सबको एक जगह मर्ज करके हमको कंसोलिडेटेड दिखाइए कि आपके पास आपका पोजीशन क्या है, तभी तो हम उसके बेसिस पे आपको लोन देंगे। जैसा कि सर आपने याद है, आपको हमने सीखा था डेब्ट इक्विटी रेशियो पीछे वाले चैप्टर में, जब हम सर कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे थे, CRR DRR वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें हम जब सीख रहे थे सर। ठीक है, तो वहाँ पर सर जी हमने कंपनी अकाउंट्स में आपको ये चीज़ों को सिखाया समझाया था। ठीक है सर, तो इस टाइप का कंडीशन तो आएगा हेड ऑफिस के सामने। ठीक है, तो हेड ऑफिस कहेगा कि यार इफ़ अगर हम डेटर स्टॉक एंड डेटर मेथड से करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्यों सर, क्योंकि इसमें तो ब्रांच का ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन रहता है। आपको याद होगा स्टॉक एंड डेटर मेथड में आप सर 6 लेजर बनाते थे डिफरेंट, जिसमें आपके पास पूरा ब्रांच का हिसाब किताब सर रहता था। ठीक है, A to Z। बट यहाँ तो सर क्योंकि मान लीजिए बट फिर डेटर्स मेथड में यही प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है जो कि डेटर मेथड से अपना ब्रांच वगैरह का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो अब इस हेड ऑफिस को तो यार प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, क्योंकि सर अब इसको तो कंसोलिडेटेड बनाना पड़ेगा। यस सर, और कंसोलिडेटेड बनाने के लिए यार ब्रांच का अकाउंट चाहिए। यस सर, कि ब्रांच का भी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड पार्ट, वो जो आप सर देखिए एक बार और हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं। सेकंड पार्ट मतलब ये वाला फ़िलहाल बोल रहे हैं सेकंड पार्ट, कि ये चारों चीज़ों को आपको जोड़े बिना आंसर नहीं आएगा। क्यों सर, क्योंकि आपको कंसोलिडेटेड बनाना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो डेटर्स मेथड में यही प्रॉब्लम है कि ये बुक्स पूरा मेंटेन नहीं करता। ठीक है, तो ईयर के एंड में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ओके सर, अब देखिए तब क्या करेगा इस कंडीशन में सर हेड ऑफिस। अब देखिए सर हेड ऑफिस तो फंस गया। हेड ऑफिस को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है ईयर के एंड में, तब क्या करेगा। ठीक है, बिकॉज इस मेथड में तो ब्रांच को ओनली ट्रीट किया जाता है लाइक आउटसाइडर्स। ठीक है,
और सिर्फ ब्रांच अकाउंट बना देता है। ये सर ठीक है, क्योंकि यही डेटर्स मेथड भी यही कहता है कि बस ब्रांच अकाउंट बनाओ और आपका काम ख़त्म। सर बहुत बोल रहे थे, अब बताइए सर। सर है, इसका भी उपाय है, ठीक है, हर चीज़ का उपाय है यार। अगर आपके पास, जैसे कहा जाता है ना कि अगर किसी को आप सच्चे दिल से चाहो तो कायनात भी उसको आपकी तरफ आपसे मिलाने के लिए, क्या कहावत था यार, वो भी भूल गए। ठीक है, कायनात भी उसको आपसे मिलाने के लिए ज़रूरत करती है, मतलब कायनात भी चाहता है कि वो आपसे मिल जाए, ठीक है। ओवरऑल ये चीज़, ठीक है सर। तो देखिए, अब क्योंकि हेड ऑफिस को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है ईयर के एंड में, तो क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो सर जी सिर्फ एक आउटसाइडर के जैसा ट्रीट करके बस ब्रांच अकाउंट बना देता है, काम ख़त्म, ठीक है। तो आउटसाइडर्स करते हैं तब। अब इस कंडीशन में सर तो फंस गया, ठीक है। यस सर, नहीं फंसा। देखिए, अगर आपके पास दिमाग होगा तो सर जी कहीं कबीर काल से लियो छुड़ा है, कुछ ऐसा एक अच्छा कहावत था यार। कहावत ही बोलते जा रहे हैं यार लाइफ में। ऐसा शब्द कबीर का, काल से लियो छुड़ा है, कुछ एक अच्छा ऐसा यार एक दोहा था यार। चलो कोई बात नहीं। देखिए आगे सर, स्टॉक एंड डेटर मेथड और डेटर मेथड, ठीक है। तो जब स्टॉक एंड डेटर मेथड सर हम आते हैं तो इसमें फुल बुक्स ऑफ ब्रांच आर मेंटेन्स होता है, ठीक है। ब्रांच का पूरा बुक्स मेंटेन करते हैं। तो सो ईज़िली जब आप चाहें कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तो ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस जब भी चाहे तो ईज़िली क्रिएट कर सकता है, ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड में। बट क्योंकि अगर आप डेटर्स मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है सर, तो नथिंग, नो लेजर इज़ मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच का कोई भी लेजर बुक्स वगैरह मेंटेन नहीं करता है, वो सिंपली, ठीक है, वो ओनली ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है, एक अकाउंट बना लेता है बस, ठीक है। सो हेड ऑफिस फेस प्रॉब्लम, तो इस टाइप का सर उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाएगा। ये सर, तो हेड ऑफिस क्या सोचता है, देखिए हेड ऑफिस ये सोचेगा, अब देखिए अब उसके पास सर जी, क्योंकि अब तो आप प्रॉब्लम में फंस गए, मतलब पैर आपका कीचड़ में फंस गया, आप तो दलदल में फंस गए। तो ऐसा तो थोड़ी कि यार वहीं पे हम छोड़ दें जान, वहीं पे उम्मीद छोड़ दें कि यहीं पे चलो वहीं मर जाते हैं। नहीं भाई साहब, हम कोशिश करेंगे वहाँ से निकलने का, ठीक है। तो वहीं इस मेथड में है, ठीक है। तो देखिए हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस सोचेगा कि यार क्या करें, कैसे इस चीज़ को यार हम कंसोलिडेटेड, ये तो बनाना कंपलसरी, ये तो हमको बनाना ही पड़ेगा, फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो हेड ऑफिस सोचता है सर कि मेरे पास तो खुद का सारा लेजर, ठीक है, खुद का सारा लेजर जो बैलेंस है वो मेंटेन्ड है, मेरा अपना हेड ऑफिस का अपना एसेट, कितना हमने भेजा, कितना लिया दिया, सब कुछ मेंटेन है, ठीक है। एसेट लायबिलिटी जो हेड ऑफिस का उसके पास तो है, ठीक है। तो वो सोचता है कि यार मेरे पास तो मेरा वाला है, ठीक है, मेरा वाला तो सारा मेंटेन है, लेजर बैलेंस, असेट का, लाइबिलिटी का, ईटीसी सब कुछ। तो हेड ऑफिस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का सोचा कि यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, कि चलो भाई एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, शायद इससे मेरा काम हो जाए, ठीक है सर, ओके। तो देखिए सर, तो ईयर एंड पर, ठीक है, ईयर के एंड पर बिकॉज कंसोलिडेटेड तो हेड ऑफिस को बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, डेट ईयर के एंड पर, क्योंकि कंसोलिडेटेड तो हेड ऑफिस को बनाना पड़ेगा, ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरी है ये बनाना। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री करके हेड ऑफिस अपने ब्रांच का असेट्स एंड लायबिलिटी को खुद के साथ मर्ज करके दिखा देगा, ठीक है, सिर्फ टेम्प्रोरी बेसिस पर। ध्यान दीजिएगा सर, उठा करके नहीं लाएगा अपने हेड ऑफिस में, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुणे में था, जैसे आपका जब हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे थे, पुणे में, भोपाल में, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, पुणे का पूरा एसेट और पूरा लाइबिलिटी को उठाकर नहीं लाएंगे, भोपाल का पूरा एसेट और पूरा लाइबिलिटी को उठाकर नहीं लाएंगे, सिर्फ इसका एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और इसका लाइबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों को सर जी हम उठा के ले चलेंगे, और सेम इसी तरह पुणे का भी उठा के ले चलेंगे और मर्ज करके बना करके शो कर देंगे। मतलब सर, मतलब आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए
ये है थर्ड नंबर सर, ठीक है। देखिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हेड ऑफिस एट द ईयर के एंड पर बनाएगा, ठीक है सर। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी ऑफ हेड ऑफिस 1 2 3 जो भी होगा, हेड ऑफिस का अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटी उसको पता है, हेड ऑफिस का अपना असेट्स उसको 1 2 3 जो भी उसके पास है वो उसको पता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेगा वो, ठीक है, कि देखिए यहाँ दिखा देगा कॉन्सोलिडेटेड, यहाँ दिखा देगा एंड कॉन्सोलिडेटेड बना लेगा, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी ऑफ ब्रांच को यहाँ पर दिखा देगा सर 1 2 जो भी होगा, ठीक है। एंड यहाँ दिखा देगा एंड कॉन्सोलिडेटेड बना देगा असेट्स का ब्रांच का जो भी असेट्स है, ठीक है सर, 1 2 3 4 जो भी असेट्स होगा ब्रांच के पास उसको शो कर देगा, ठीक है सर। अब तो हो सकता है हेड ऑफिस का असेट यहाँ है ही, ब्रांच का असेट्स वो कैलकुलेट कर लिया, ब्रांच को फ़ोन किया होगा, यार बताओ क्या क्या एसेट है प्रेजेंट में, ठीक है। जो मैनेजर रखा होगा उस मैनेजर से पूछा होगा और वो बताया होगा, या फिर मेल करवा लिया और यार यहाँ पे सर जी सिंपली मर्ज कर दिया, ठीक है। इसी तरह सेम ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी में भी किया कि यार इसको अपना तो पता था ही, ठीक है, और ये ब्रांच का इस तरह से मंगाया और सर जी यहाँ पर ऐड कर दिया। अब सर मंगाने के लिए थोड़ा सा बताइए। यस सर, तो सुनिए। पॉइंट नंबर 1, हेड ऑफिस एडजस्टमेंट एंट्री करेगा फॉर ब्रांच का असेट्स लाने के लिए। देखिए क्या करेगा सर, ब्रांच का असेट्स को ला रहा है, ठीक है। ब्रांच का असेट्स को का जो बैलेंस है उसको आप ला रहे हैं यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए एट द ईयर एंड में, तो वो आ रहा है। तो क्या करेंगे सर, मतलब आपके पास आ रहा है, ठीक है, मतलब सिर्फ शो करेंगे, उठाकर नहीं ला रहे हैं फिजिकली, सिर्फ टेम्पोररी बेसिस पर शो कर रहे हैं, ठीक है सर। तो मान लीजिए क्या क्या सर, जैसे सिंपली मान लीजिए गिवन हो ब्रांच का कैश बैलेंस क्या है वो लिख दिए, ब्रांच का डेटर का जो बैलेंस है वो लिख लिए, ठीक है सर। ब्रांच का जो फिक्स्ड असेट का बैलेंस है, ठीक है, वो लिख लिए। ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट जो वहाँ पर भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो बैलेंस वो लिख लिए। और टू ब्रांच, क्योंकि ब्रांच का असेट ला है टेम्पोररी बेसिस पर कंसोलिडेटेड बनाने के लिए, इसलिए सर जी ये लिख दिए टू ब्रांच अकाउंट। ओके, सेम इसी तरह सर आ जाइए। तो देखिए एक मिनट, फिर इसको क्या करेंगे सर, यहाँ से देखिए पिंक लाइन आ रहा है, इसको सर जी यहाँ पर दिखा देंगे एंड कंसोलिडेटेड बना लेंगे, ठीक है सर। तो इस तरह ये 1 2 3 4 ये चारों को सर जी यहाँ से हमने यहाँ पर दिखा दिया। और आप देख सकते हैं कि पहले से तो हेड ऑफिस का एसेट्स उसको पता था ही, और ब्रांच का भी वो इस तरह से यहाँ पर उठाकर लेके आ गया, तो ये भी पता हो गया। तो सर जी अब हम दोनों को जब ऐड कर देंगे हमको पता चल जाएगा मेरा टोटल एसेट्स कितना है, ठीक है सर, कंसोलिडेटेड बन गया। ओके सर, चलिए अब आगे देखते हैं, ये वाला साइड को समझाने का आपको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखिए सर, फोर हेड ऑफिस एडजस्टमेंट एंट्री करेगा फोर ब्रांच का लाइबिलिटी लाने के लिए, ठीक इसी तरह, ठीक है सर। तो देखिए ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच का लाइबिलिटी ला रहे हैं, ठीक है, टेम्प्रोरी बेसिस पर कंसोलिडेटेड बनाने के लिए, ठीक है, ओनली फिजिकली नहीं ला रहे हैं, सिर्फ टेम्पोररी बेसिस पर ला रहे हैं, ठीक है सर। ओके, तो देखिए तो ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिए, और टू ब्रांच का क्रेडिटर अगर कुछ हो तो, और या फिर ब्रांच का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह कुछ बचा हो तो, ठीक है, जो कि पे करना बाकी हो, ठीक है। तो इस टाइप का सर लाइबिलिटी को उठा करके यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आप देखेंगे सर जी तो लाइबिलिटी है और ऊपर का ये चारों चीज़ें एक तरह से असेट्स हैं, ठीक है। ओके सर, आप अच्छे से ये चीज़ें तो यार जानती हो यार, ठीक है। तो देखिए इस तरह से सर हेड ऑफिस को अपना तो लाइबिलिटी इक्विटी एंड लाइबिलिटी पता ही था, तो इस तरह सर वो क्या किया, ब्रांच का भी इक्विटी एंड लाइबिलिटी को यहाँ पर उठा करके लेके आ गया, ठीक है, टेम्प्रोरी बेसिस पर, और यहाँ पर एंट्री कर दिया। अब सर ये इन दोनों को जब मर्ज कर देगा, ठीक है, प्लस कर देगा, तो पता चल जाएगा कि इसका टोटल लाइबिलिटी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड कितना है, ठीक है सर। तो इस तरह से ये इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देगा, तो इसको भी पता चल जाएगा, इस हेड ऑफिस को ये भी अमाउंट पता चल जाएगा कि टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी कितना है, ठीक है सर। तो ये फंडा है, कंसोलिडेटेड बनाने के लिए लेके आता है, ठीक है। अब आ जाइए रिवर्स क्या है सर, तो देखिए ये फंडा था बैलेंस सीडी का, किसका सर, बैलेंस सीडी का, देखिए ये वाले का, ये है ना,
बैलेंस शीट ये उठा करके ला रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा होगा, ये एंट्री करके ब्रांच का असेट्स को लाता है हेड ऑफिस, ठीक है। और यहाँ देखिए लॉजिक में, ये एंट्री करके ब्रांच का लायबिलिटी को लाता है हेड ऑफिस, ठीक है सर, समझ गए। तो ये था टू बैलेंस सी डी और ये था बाई बैलेंस सी डी, ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए आगे चलते हैं, रिवर्स वाला को समझते हैं। रिवर्स क्या है सर, ईयर एंड होते ही नेक्स्ट ईयर रिवर्स करके हटाना पड़ेगा हेड ऑफिस को, क्योंकि सर वो तो सिर्फ टेम्प्रोरी बेसिस पर हमको दिखाना था कि मेरा ईयर एंड में मेरा क्या पोजीशन है कंपनी का, ठीक है। तो इस वजह से सर हेड ऑफिस सिर्फ उसको ट्रांसफ़र करके टेम्प्रोरी बेसिस पर बनाया था कंसोलिडेटेड, ठीक है। बिकॉज सिर्फ कंसोलिडेटेड बनाने के लिए शो किया गया था, ठीक है। तो ब्रांच का असेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले ही दिन क्या करेंगे, जब जैसे ही मेरा काम हो गया कंसोलिडेटेड बन गया, अगले ही दिन क्या करेंगे सर, रिवर्स एंट्री मतलब रिवर्स कर देंगे सर, ठीक है। कि वो तो सिर्फ सिंपली लाए थे यार बनाने के लिए, इसीलिए नेक्स्ट ईयर रिवर्स कर देंगे, ठीक है, ओके। तो देखिए रिवर्स एंट्री फॉर एसेट्स ऑफ ब्रांच, जो एसेट्स आप उठा के लाए थे पीछे उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स एंट्री फॉर लायबिलिटी ऑफ ब्रांच। देखिए सर आप यहाँ पर दोनों चीज़ उठा के लाए थे ना, ये एसेट उठा के लाए थे तो इसको रिवर्स करने के लिए एंट्री, और ये लायबिलिटी उठा कर लाए थे तो इसको रिवर्स करने के लिए एंट्री। तो सीधा बात है सर, यहाँ पर ये चीज़ डेबिट था तो वहाँ वो क्रेडिट हो जाएगा, और ये चीज़ें जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सर तो ये चीज़ हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट, क्योंकि अब ये जा रहा है, ठीक है सर, उल्टा होगा, भेज रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सर ब्रांच अकाउंट को डेबिट किए, मतलब ब्रांच अकाउंट को टेम्प्रोरी बेसिस पे आप ऐसे सोचिए कि हम बैठे हुए हैं हेड ऑफिस अपना केबिन में बैठे हुए हैं, ब्रांच अकाउंट को बुलाएं और उसको बोले भाई ये सारा चीज़ तुम्हारा है, तुम ले जाओ, तुम्हारा कैश, तुम्हारा डेटर, ठीक है, टू ब्रांच कैश टू डेटर टू ब्रांच डेटर, यहाँ पर ब्रांच जोड़ना होगा सर, टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट टू ब्रांच स्टॉक। ये पहले वाले में तो जोड़ा हुआ था, जल्दबाजी में हो गया, ठीक है सर। तो ब्रांच ऐड कर दीजिए सब में, ब्रांच, ठीक है सर। इस चारों में टू के बाद यहाँ पर लिख दीजिए ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट को अपने केबिन में बुलाया और बोले भाई तुम अपना ब्रांच तुम अपना कैश ले जाओ, तुम अपना डेटर का बैलेंस ले जाओ, तुम अपना फिक्स्ड एसेट का बैलेंस ले जाओ, और तुम अपना स्टॉक का भी बैलेंस ले जाओ, ठीक है। उसको सर जी हमने ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि हमको तो यार मर्ज करके दिखाना था ना। सिंपली यार ये सोचो कि हम जाएंगे कहीं लोन वगैरह लेने तो पूछेगा ना यार, तो मेरा तो काम हम उसके लिए उस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो कंसोलिडेटेड बना लिए, ठीक है, ओके सर। क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट तो पूरा करना चाहिए यार, यस सर। आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं, देखिए आगे। तो फिर देखिए, और इसी तरह सर रिवर्स करना है हमको लायबिलिटी को भी, तो क्या किए, ब्रांच का क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ब्रांच का आउटस्टैंडिंग पेबल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है। ब्रांच के नाम पे ये दोनों चीज़ों को सर जी भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, ख़त्म कहानी, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल सर मतलब क्या है सर इसका सर लॉजिक, ओके। तो सुनिए, जब हेड ऑफिस को ईयर एंड पर कंसोलिडेटेड दिखाना था तो ब्रांच का असेट एंड लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करके शो करके दिखा दिया, ठीक है, करेंट ईयर में, ओके सर। एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया एस ई एस से, एंड अगेन फिर नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर रिवर्स कर दिया, ठीक है सर। बस सिंपल सा बात था, ठीक है सर। तो देखिए रिवर्स करने के लिए क्या करता है, यहाँ देखेंगे ये एंट्री करके ब्रांच का लायबिलिटी को रिवर्स करता है हेड ऑफिस, ये एंट्री करके ब्रांच का असेट्स को रिवर्स करता है हेड ऑफिस, ठीक है सर। तो ये आपने सर जी इसका लॉजिक को हमने आपको समझाने का कोशिश किया, ठीक है सर। तो ये था लॉजिक, चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए टू बैलेंस सी डी, सिंपल यार, कुछ नहीं है। जो आपने चार आइटम देखा ना, यहाँ पर उस चारों आइटम लिख लो, और ब्रांच असेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख लो, ब्रांच का लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दो, ठीक है। ब्रांच का लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा वो लिख दो, ब्रांच का असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो लिख दो। अगर ये चारों में से कुछ भी चीज़ मिसिंग है तो उसको फाइंड करो, ठीक है। अब ये मुद्दा है सर, ठीक है, कि ये मिसिंग वैल्यू को सर फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलते रहिए आगे, वो भी आपको सर जी जब बहुत जल्द पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 3, अरे यार सर का वो फंडा कहाँ गया, एक मिनट,
अच्छा सर, थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन 3 को भी हम आपको बताएंगे, बट पहले हम चाहते हैं सर आप आगे का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए, ठीक है, फिर आप बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका, ठीक है। पार्ट 1, सबसे पहले 5 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में से जो भी अवेलेबल हो लिख दो। उस पर आईपी से, अगर आईपी पर हो तो आईपी से लोडिंग हटा लो, ठीक है सर। कॉस्ट पर लाना है, कर लो कॉस्ट पर, ओके सर। लोडिंग हटा दोगे तो कॉस्ट पर हो जाएगा, ओके। हटाएंगे कैसे सर? ऑपोजिट साइड में लोडिंग हटाओ सेम नाम से, ठीक है सर। नोट, सेल्स का काम नहीं है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ना सोचें। इस मेथड में सेल्स का कोई यूज़ नहीं होता है, तो कोई एक्स्ट्रा अपना सर जी दिमाग ना लगाएं। वो यूज़ होता है कहाँ? स्टॉक एंड डेटर मेथड में, ठीक है। बाकी प्रीवियस तीनों मेथड में सेल का यूज़ होता था, ठीक है। 1 2 3 प्रीवियस अब तक का तीनों मेथड में यूज़ होता था, बट ये 4 जो है ये स्पेशल केस है, इसमें सेल्स का कोई यूज़ वेज नहीं है, ठीक है सर। और जो कंडीशन आपको याद होगा, हमने पॉइंट नंबर 3 में बताया था कि ये चीज़ें इसमें यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है सर, ओके। पार्ट टू क्या कहता है सर? पार्ट 2 कहता है कि इफ़ असेट्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो तो लेते आओ, ठीक है, मीन्स पोस्टिंग कर लो, ठीक है। और इफ़ लाइबिलिटी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो तो लेते आओ, मीन्स पोस्टिंग कर लो, ठीक है सर। रीज़न क्या है सर इन दोनों को लाने का? तो रीज़न तो आपको अच्छा से पता है कि बिकॉज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ होल कंपनी, दैट इज़ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको तो ये दोनों अमाउंट को लाना ही पड़ेगा। ये सर बिना इसको लाए तो हम नेट प्रॉफिट जान नहीं सकते, ठीक है सर, ओके। तो इसको ला लेके आपको आना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए पार्ट 3, बैलेंसिंग फिगर या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। ब्रांच अकाउंट में अगर इधर आता है तो सर ये नेट प्रॉफिट, और अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ गया तो नेट लॉस, ठीक है। नोट, इस मेथड से जीपी नहीं निकलता है, ध्यान रखिएगा सर। इस मेथड का एक ही डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है सर? डिमेरिट आप लिख सकते हैं ये चीज़ कि ये मेथड आपको जीपी वगैरह नहीं देता है, जीपी नहीं बता सकता। अगर आपको क्वेश्चन में देखें ऐसा बोले कि फाइंड जीपी बाय यूजिंग बाई प्रिपेयर दिस अकाउंट, ठीक है, और 6-7 अकाउंट बोले बनाने, तो उस टाइम समझ जाइएगा स्टॉक एंड डेटर, ठीक है। स्टॉक एंड डेटर या फिर सिंपली बोल दे होल सेल प्राइस मेथड से बनाओ, तो समझ जाइएगा कि यार बोल रहा है ये आईपी मेथड से बनाने, ठीक है सर। और अगर कॉस्ट बोले तो कॉस्ट से बना लीजिएगा। ये तीनों मेथड से अगर आप बनाएंगे आपको जीपी ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। बट डेटर मेथड से आप बनाएंगे सर तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि इस मेथड से जीपी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, नहीं निकलता। ये क्या करता है? ये डायरेक्टली आपको नेट प्रॉफिट निकाल करके दे देता है। ये चीज़ें आप अभी सर जी देखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब सर जी हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने क्वेश्चन 3। देखिए, जो कि आपको अच्छे से पता है सर, हमसे भी अच्छे से आपको ये चीज़ें आता है। तो देखिए कि क्वेश्चन को तो सर जी आपको पढ़ने का बहुत बार आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब तो हमको लगता नहीं है कि इसमें हमको सर जी कुछ समझाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमको क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस देखिए 3 चीज़ का गिवन है, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच का डेटर, ब्रांच का कैश। तीनों ही क्या है? एक तरह का एसेट है। ये तीनों ब्रांच के लिए एसेट है। कैसे एसेट है सर? स्टॉक गोडाउन में रखा है, कभी भी बिकेगा तो पैसा आएगा, ठीक है। ब्रांच का डेटर मतलब इतने अमाउंट का डेटर है, ठीक है, जिसको हमने कभी प्रीवियस ईयर में क्रेडिट सेल किया था, बट वो कभी ना कभी पैसा ज़रूर देगा, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए एसेट है, यस सर। और ब्रांच का कैश, ब्रांच में करंट में जो कैश रखा हुआ है ये तो सर जी रोकड़ा है, रोकड़ा ये तो एकदम कड़क कड़क कैश है एकदम कड़क कड़क काम होगा हर जगह, कहीं भी जाओ फेंक दो। कहा जाता है क्या? कैश पे होता है ऐश दुनिया कर लूँ मुट्ठी में। मतलब भाई साहब बात यही है कि यार अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ये दुनिया आपको यार खाने को भी नहीं देगा, ठीक है, सच्चाई ये है। तो वही चीज़ है, पैसा, भाई पैसा का इम्पोर्टेंस तो है, बट ऐसा भी नहीं कि पैसा भगवान है, ठीक है। पैसा का कंपैरिजन भगवान से नहीं किया जा सकता, ठीक है सर। तो आगे मत जाइए ज़्यादा, थोड़ा पीछे आ जाइए, यस सर तो देखिए ओपनिंग बैलेंस को ले चलेंगे, ठीक है। चलिए तो और कुछ है, ओपनिंग बैलेंस को ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। नहीं, पहले एक एक करके पोस्टिंग करके आपको बता ही देते हैं। देखिए सर क्या किए, तो देखिए बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन बाय यूजिंग ब्रांच डेटर मेथड, ठीक है। अब देखिए नोट,
कैश सेल्स से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जीपी नहीं आता है इस मेथड में, ठीक है, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट निकलता है। ओके, जीपी सर कैश सेल्स, ध्यान रखिएगा, बिना सेल्स अमाउंट का यूज़ किए आप जीपी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसीलिए प्रीवियस तीनों मेथड में सेल्स का यूज़ होता था। कॉस्ट में भी, आईपी वाले में भी, सेकंड नंबर आईपी वाले में भी, थर्ड नंबर स्टॉक एंड डेटर में भी, ठीक है सर, तीनों में ही सेल्स का यूज़ होता था, इसलिए आपको वहाँ पर जीपी तीनों में मिल जाता था। बट यहाँ पर सेल्स का अमाउंट का यूज़ ही नहीं होगा, तो सर ये जीपी आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, बाकी सब तो हो ही रहा है, ठीक है सर। तो देखिए क्या किए, रिवर्सल ऑफ ब्रांच एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस को उठाकर लेते हैं, ठीक है सर, असेट्स का, ब्रांच का असेट्स का ओपनिंग बैलेंस को उठाकर लेते हैं, ठीक है, उठाकर लाए, ठीक है, वहाँ बहुत छोटा है सर, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा काट लीजिए, रिवर्स किए को काट दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये है पार्ट 2, ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस अभी हमने आपके सामने आपको दिखा, ब्रांच स्टॉक आईपी पर था, ठीक है, आप क्वेश्चन खोल के रखिए सर, ठीक है, हम भी खोल लेते हैं। ब्रांच स्टॉक, क्योंकि वो कुछ बोला नहीं तो स्टॉक को तो आपको आईपी वैल्यू पर मानना पड़ेगा, तो सर ये आईपी पर था, ठीक है, तो 20,000 आईपी पर लिख दिए। ब्रांच डेटर सिंपली लिख दिए 12,000, ब्रांच का कैश 4,000 लिख दिए। ओके सर, फिर देखिए आप पीछे जाइए, तो सर इसी का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, ठीक है, तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन था, इस वजह से क्या किए, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस को उठाकर लाए असेट्स का, ठीक है, ब्रांच स्टॉक जो कि आईपी पर माने हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, तो ये रूल है कि उसको आपको आईपी पर मानना ही पड़ेगा, तो 24,000 आईपी पर, ठीक है सर। ओके, ब्रांच डेटर एक्चुअल अमाउंट आता है, एक्चुअल अमाउंट लिख दिए, ब्रांच कैश एक्चुअल अमाउंट आता है, एक्चुअल अमाउंट लिख दिए, यहाँ भी सेम वैसे ही एक्चुअल अमाउंट पर आता है वो लिख दिए। सिर्फ ध्यान रखिएगा सर, ब्रांच का स्टॉक का जो ओपनिंग है वो आईपी पर आता है, क्योंकि अब कुछ भी गिवन ना हो तो आईपी पर मानना पड़ेगा, और ब्रांच स्टॉक का जो क्लोजिंग है ये भी सर जी आईपी पर आता है, क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं है तो आपको आईपी पर मानना पड़ेगा। अब देखिए सर रूल क्या कहता है कि जो भी अमाउंट आईपी पर है, क्योंकि होता है कॉस्ट पर, तो आपको उसको क्या करना होगा, उस पे से आपको स्टॉक रिजर्व्स हटाना होगा, ठीक है सर। यस सर, तो फिलहाल आप इतना समझिए कि आपको क्या करेंगे, स्टॉक रिजर्व्स इस पे से हटाएंगे सर। यस सर, तो इसको अपोजिट साइड में लिख देंगे, लोडिंग कैलकुलेट करके हटा दिए, बाई स्टॉक रिजर्व्स लिख दिए, ठीक है सर। ओपनिंग स्टॉक आईपी पर था तो प्रॉफिट को हटाकर आईपी से कॉस्ट पर लाएं, 24,000 डिवाइडेड बाई 4। ओके सर, ये कैसे किया सर, ये डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर आप सर इसको करना चाहो तो एक तो ये भी चीज़ है, ठीक है, कहाँ गया यार कैलकुलेटर, करना चाहो सर तो देखिए 20,000 को हमने कन्वर्ट करके भी आपको दिखाया था, अगर आप इस तरह से करना चाहें, ठीक है, कि क्वेश्चन में गिवन है सर 133 पॉइंट सर वहीं करके दिखाइए, तो ठीक है वो भी करके दिखा देते हैं सर। 20,000, ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय 133 पॉइंट, 5 बार 3 मार दीजिए, ठीक है सर, इक्वल्स टू कीजिए और जो भी अमाउंट आया उसको इंटू कर दीजिए, सिर्फ प्रॉफिट जानना है ये सर, तो 33 पॉइंट 5 बार 3 मार दीजिए, इक्वल्स टू कीजिए, आप आंसर आपके सामने 5,000 अमाउंट आ गया, तो रिज़र्व आप हटा दिए, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पीछे किए हुए हो यार, ठीक है। चलिए, तो वही कैलकुलेशन है सिंपली, ठीक इसी तरह सर जी ये भी अमाउंट आईपी पर था, तो रूल के अकॉर्डिंग रूल कहता है इसके ऊपर से भी आपको स्टॉक रिजर्व्स अपोजिट साइड में हटाना होगा, ठीक है सर। तो 6,000 यहाँ पर भी लिख दिए टू स्टॉक रिजर्व्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आईपी पर था इसलिए उसका लोडिंग को हटाएं एंड कॉस्ट पर लेते हैं, ठीक है सर, इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक। ओके सर, चलिए, तो सर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अब तक तीनों मेथड से हुआ था उसको हम ये चौथे मेथड से भी कर रहे हैं, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत ईजी लगेगा, जैसे सर अब तक आपको याद है जब आपने इसको फर्स्ट टाइम भी किया था सर, तो भी आपको जो कैश सेल्स मिसिंग था ये वही क्वेश्चन तो है यार, देखिए कैश सेल्स मिसिंग था तो आपको सभी बनाना पड़ता था डेटर्स वगैरह वाला अकाउंट, याद है, बट यहाँ सर
जब आप यही चीज़ डेटर्स मेथड को यूज़ करेंगे तो आपने सिंपली ये तीनों ओपनिंग ले लिया, ठीक है। कैश सेल से कोई मतलब नहीं, गुड सेंड जाएगा। तो देखिए गुड सेंड पहले भेजते जाते हैं साथ में ही। तो देखिए गुड सेंड टू ब्रांच, IP अमाउंट पर है 1,50,000, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपली लिख दिए टू गुड सेंड टू ब्रांच। क्यों लिखे सर? क्योंकि ये हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा तो उससे रिगार्डिंग रिलेटेड है और ये IP पर है, तो इसका अपोजिट साइड में सर लोडिंग हटा दिए। बाई गुड सेंड टू ब्रांच, लोडिंग ऑन सेंट हटा दिए 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4। आप करोगे तो सर इजीली अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे भी करना चाहो जो कि हमने आपको बताया तो इस तरह से भी हो जाएगा और इस तरह से भी सर आप कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, तो चलिए ये हो गया। इसके बाद आते हैं सर आगे, और इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं भेजना है यार, सबसे बड़ा तो यार यही चीज़ है। जैसे आप एडजस्टमेंट वगैरह देखिए, अब तक आप सर जब आप स्टॉक एंड डेटर मेथड में थे तो आप एक इसका ऑपोजिट साइड में हटाते थे ब्रांच एडजस्टमेंट को बुला करके, फिर आपको चलना पड़ता था हमारे साथ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। बट यहाँ वो सारा झमेला ही नहीं है। यहाँ सिंपली क्या कहता है इसका रूल, डेटर्स मेथड का रूल ये कहता है कि सिंपली यार बस तुम अपोजिट में नाम लिख दो, हम संभाल लेंगे, ठीक है। मतलब अपोजिट में नाम लिख करके उसका इतना IP के ऊपर से लोडिंग हटा दो, हम संभाल लेंगे सब कुछ, ठीक है। बस इतना। तो भाई जब वही कह रहा है, उसका नियम कह रहा है संभाल लेगा, तो सर आप कर दीजिए, बाकी तो वो समझ ही लेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। ओके सर, कैश सेल्स से कोई मतलब नहीं है, नहीं जाएगा। क्रेडिट सेल अगर आप फाइंड किए तो यहाँ पर फाइंड करने का ज़रूरत ही नहीं था, क्रेडिट सेल का भी काम करता, ठीक है। अब देखिए सर, कैश रेमिटेंस टू ब्रांच, मतलब कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश पे किया। यहाँ पर सर आप देखेंगे तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश पे किया, दोनों के दोनों इंक्लूड है सर, ठीक है। तो जब पे कर रहा है तो इसका मतलब सर आपको तो फॉर्मेट याद ही होगा। यस सर, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये कहाँ जाना चाहिए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए, ठीक है। बाई कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश पे किया तो 90,000 इधर, ठीक है। ओके सर, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बस काम करते आना है। धीरे धीरे सर आपका प्रैक्टिस हुआ ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका फॉर्मेट क्या है, आपको यार पूरा याद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो टेंशन नहीं। फिर देखो बैड डेब्ट्स एट ब्रांच, इससे कोई भी मतलब नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक देखिए यहाँ पर तीनों की तीनों गिवन है, ठीक है सर। 24,000, 35,000, 28,000 तीनों सिंपली उठा करके लेते चलेंगे, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेके भी आ गए हैं और ये IP पर था तो इसको सर जी इसका लोडिंग अपोजिट में इसके नाम से हटा भी दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप कैलकुलेटर स्क्रीन बताएगा इस साइड अमाउंट आ रहा है, ठीक है। 2,19,500 रूल के अकॉर्डिंग सर यहाँ भी आना चाहिए, बट इतना में से जब आप ये सारा अमाउंट को माइनस कीजिएगा, इसको माइनस कीजिएगा, इसको माइनस कीजिएगा, तो सर जी आपका बैलेंसिंग फिगर जो कि इससे ऊपर एक रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ रहा होगा 27,500, ठीक है सर। तो इसी बैलेंसिंग फिगर को कहते हैं टू नेट प्रॉफिट। आप चाहें नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L, आप चाहें सर तो प्रीवियस 3 मेथड से आप बनाए हुए इस क्वेश्चन को आप जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि सर ये कैसे आ गया तो आप सर ये जाके देख सकते हो, ठीक है। ये इसका रूल है, यही कहता है कि यार तुम बस जो हम अपना रूल बता रहे हैं वो तुम करते जाओ, बाकी हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सर ये आपको संभाल लिया, कैसे दिख रहा है सर, ऐसे दिख रहा है बड़े बड़े आँखों से ठीक है सर, तो संभाल लिया। यस सर, और एक चीज़ आपको बता देते हैं सर, ओहो, और एक चीज़ आपको बता देते हैं सर, जैसे यहाँ पर ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, यहाँ पर वाई बैलेंस CD है, ठीक है। यहाँ पर सर ये जो चीज़ें हैं ना ये इसका अंडर में आता है, मतलब क्या सर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा आगे चल के जब करोगे तो, फिलहाल तो सर स्टार्टिंग लेवल का था इसलिए नहीं लिखे, ठीक है। तो देखिए बाई बैलेंस BD, ठीक है। ये स्टॉक रिजर्व्स इसी साइड में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये स्टॉक रिजर्व्स इसके अंडर में आपको दिखाना पड़ेगा टू बैलेंस CD, ठीक है सर, ऐसे दिखाना होगा। और इसके नीचे में ये टू स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक नाम से रहेगा और ये रहेगा स्टॉक रिजर्व्स ऑन ओपनिंग स्टॉक नाम से, ठीक है सर। तो ऐसा होता है, बाकी और कुछ चीज़ें तो सर जी यहाँ पर बताने लायक है नहीं, बाकी तो यार सब कुछ खत्म। एक चीज़ पॉइंट छूट रहा है सर, वो भी बता देते हैं। इस सर
कल को उठा करके लाने का रीज़न क्या है सर? बिकॉज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ होल कंपनी, कंसोलिडेटेड बनाने के लिए। और इस पूरे बैलेंस को उठा करके लाने का रीज़न क्या है सर? तो रीज़न ये है कि रिवर्सल ऑफ ब्रांच एसेट्स। ठीक है, यहाँ पर सर रिवर्स कर रहे हैं। आपको याद हो कि काम हो गया था तो अब आप रिवर्स करते थे जो, वो कर रहे हैं, तो इसीलिए सर यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ओके सर। थोड़ा सा हो सकता है प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा सा ऑड लगे कि यार ऐसा क्यों है, क्योंकि आप हो सकता है फर्स्ट टाइम बनाओगे सर तो ऐसा थोड़ा सा ऑड लग सकता है, बट होता है सबके साथ फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में सर ये चीज़ ये नहीं होती। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सर एक नोट्स था, ठीक है, जो कि सर के द्वारा ओवरऑल कंक्लूजन बताया गया था, तो उसको सर जी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर थोड़ा सा चेंज किए थे, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आप भी कहेंगे कि सर ये चीज़ तो सर पहले आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ ये तो पहले आ रहा है, ये चारों चीज़ जो आप बता रहे थे सर, तो इसको सर जी स्टेप 1 बना दो, और ये तो बीच में आ रहा है सर। ठीक है, तो इसको स्टेप 2 बना दो और इस स्टेप को 3 बना दो। बस वही चीज़ सर भी कन्वर्ट कर दिए, पहले समझा दिए, उसके बाद सर जी इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिए। ठीक है, तो देखिए स्टेप्स अंडर डेटर सिस्टम, ये होता है कॉस्ट पर, और ये आता कैसे है कॉस्ट पर? आई में से लोडिंग अपोजिट में नाम लिख करके हटा दो। ठीक है सर, तो देखिए 3 स्टेप, स्टेप 1 2 3। स्टेप 1 रिकॉर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स एंड ब्रांच लाइबिलिटी का बैलेंस। ठीक है सर। स्टेप 2 रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। कंक्लूजन है सर ये। ठीक है, अगर आप ये कंक्लूजन को सुन लोगे तो एक बार सर जी रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा आपके लिए। तो देखिए रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ये पांचों ट्रांजेक्शन, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, कैश सेंट, कैश रेमिटेड, ब्रांच एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हेड ऑफिस ऑन ब्रांच बिहाफ। मतलब समझा दीजिए सर। तो देखिए हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा है ब्रांच को, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया गुड्स, तो कैश सेंट, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा तो कैश रेमिटेंस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा तो, और ये तो सर जी एक स्पेशल एंट्री है कि ब्रांच का एक्सपेंस था और उसके बिहाफ में, उसके जगह पर हेड ऑफिस ने पेमेंट किया। ठीक है सर, तो इससे रिलेटेड 5 एंट्री ही सिर्फ यहाँ पर आता है। ठीक है सर, तो ये आपका सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब आ जाइए सर स्टेप नंबर 3 में, बैलेंसिंग फिगर विल बी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर विल बी या तो आएगा नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच या तो आएगा नेट लॉस ऑफ ब्रांच। ठीक है सर, बस आपको तो हमने बताया ही सर। देखिए यहाँ अगर ये बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो ये सर नेट प्रॉफिट है, और यही बैलेंसिंग फिगर अगर कभी इधर आ जाए गलती से तो ये क्या हो जाएगा सर? नेट लॉस। बट इधर आता नहीं है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ क्या है सर, जब भी आप कुछ भी चीज़ सॉल्व करें तो इनर कॉलम में हो तो उसको आउटर कॉलम में उसी टाइम में सर जी लिख दीजिएगा। ठीक है, वरना लास्ट टाइम में यहाँ पर फॉल्ट होने का चांस रहता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ है नहीं सर जी, इस लेक्चर का काम ख़त्म। हमने आपको ये चीज़ें तो पहले ही बनाने का तरीका बता दिया था, और ये भी चीज़ें सर हो गया था, और ये तो पीछे वाले का पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ तक सर जी ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 49 कंप्लीट। ठीक है सर, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।